नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें हम पहली खबर का रुख करेंगे, जहां पहली खबर आपको मोदी सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर दिखाएंगे, जहां मोदी सरकार अग्निपथ योजना को लेकर विचार कर रही है। दूसरी बड़ी खबर आपको नीट रिजल्ट से बताएंगे, जहां एनटीए ने 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बड़ा नुकसान यूपी के अलावा महाराष्ट्र में भी हुआ है। चौथी खबर यूपी से है, जहां लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली घात बीजेपी को बेचैन कर रही है। पांचवी और आखिरी खबर आपको राधा रानी पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा और टिप्पणी पर भड़के प्रेमानंद महाराज को लेकर दिखाएंगे। तो ये 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की, जहां पहली खबर में मोदी 3.0 का अग्निपथ योजना को लेकर लगातार चर्चा मंथन जारी है। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे किस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर छात्रों को राहत मिली है। जो भी मार्क्स, ग्रेस मार्क्स बढ़ाए गए थे, उन विद्यार्थियों की अब परीक्षाएं दोबारा की जाएंगी। और तीसरी खबर, महाराष्ट्र में सियासत गरमाई है, पवार का पावर कट देखने को मिला है। चौथी खबर, यूपी में अब सरकार की बेचैनी बढ़ी है और बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, क्या कारण हार के रहे हैं। पांचवी खबर में आपको बताएंगे 2 संतों के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। और खबरें विस्तार से रुख करेंगे पहली खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के एक समूह को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके अग्निपथ स्कीम की हर कमी को दूर कर लिया जाए। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होकर इटली से लौट जाएंगे, तब सचिवों का ये पैनल अंतिम प्रस्तुति देगा। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक चलेगा। सूत्रों ने बताया कि सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना में बदलाव के तहत सैलरी बढ़ाने समेत अन्य लाभ देने का सुझाव दे सकता है। अग्निवीरों के भर्ती कार्यक्रम की समीक्षा नई सरकार के संशोधित 100 दिवसीय एजेंडे में भी शामिल है। बीजेपी को समर्थन कर रही जेडीयू ने भी अग्निवीर योजना का विचार करने के लिए आग्रह किया था। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, मोदी सरकार 3.0 का कामकाज शुरू हो गया है और अग्निपथ योजना लगातार चर्चाओं में रही है। जब योजना की शुरुआत हुई थी, देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और अभी एनडीए की सरकार में शामिल जेडीयू ने भी इसको लेकर कहा था कि विचार किया जाना चाहिए, आवश्यकता है। अब मोदी सरकार इस पर विचार करेगी, टीम गठित की गई है, तमाम बिंदुओं पर कैसे बेहतर इस योजना को किया जाए, कमियों को कैसे दूर किया जाए, तमाम चर्चाएं होंगी। फिलहाल क्या कुछ मोदी सरकार का इस योजना को लेकर मंथन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए मोदी सरकार जो है वो 3.0 इस वक्त जो है वो देश में चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक्शन में एकदम दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। और अब अग्निवीर योजना जो चुनावों में बहुत ज्यादा जो है इसका माहौल गरमाया हुआ था, विपक्ष लगातार जो है वो हमलावर था बीजेपी के ऊपर इसकी योजना को लेकर, लेकिन अब 3.0 सरकार जो है वो एक्शन मोड में है और एक्शन मोड में अब अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर जो 10 मंत्रालय है उसके जो समूह है, एक टीम गठित की गई है और साथ ही कहा गया है कि इस पर विचार विमर्श किया जाए, हम इस पर क्या बदलाव कर सकते हैं, कैसे इसको आकर्षक बना सकते हैं, क्या क्या वो चीजें होनी चाहिए, जो बदलाव इसमें होने चाहिए आप हमें बताइए। और उसके बाद जो है वो प्रेजेंटेशन बनाई जाएगी और प्रेजेंटेशन में ये तमाम जो चीजें होंगी इनको मेंशन किया जाएगा कि कैसे अग्निवीर योजना जो है वो बहुत अच्छे से तैयार की जा सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश की, तो ये यहाँ पर जो वो इलाके थे जहाँ पर जो युवा है वो ज्यादातर सेना में भर्ती होना चाहते थे, तो वहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो अब ऑब्वियसली ऋषभ, हम देखते भी हैं कि चाहे कोई पेपर हो या फिर किसी चीज में जब कमी रह जाती है तो उसको पूरा करने के लिए उस पर विचार विमर्श होता है। तो उसी तरीके से मोदी सरकार भी जो कमजोर रह गई, जहां पर जो जिन सेक्टर में मोदी सरकार जो है वो कमजोर रह गई, अब एनडीए की जो सरकार है उस पर जो है मंथन करना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं जो अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष जो गुना रहा था, अब कहीं ना कहीं उनको भी झटका लगेगा और जो अग्निवीर योजना जो लाई गई थी, जो इसमें जितने भी युवा थे उनको भी कहीं ना कहीं फायदा इसमें अब जरूर मिलने वाला है। क्योंकि अग्निवीर योजना जो है वो उन युवाओं को प्रेरित करती थी देश को समर्पित होने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं एक राहत वाली खबर तब वापस आएगी जब नरेंद्र मोदी इटली से वापस आएंगे और उनको प्रेजेंटेशन जो है दिखाई जाएगी और पूरा खाका तैयार किया जाएगा
और 100 दिन का जो रोड मैप है उसमें भी इस बात को लेकर जिक्र किया गया है। तो अब ऋषभ हम देख सकते हैं कि 3.0 सरकार जो है, मोदी सरकार, वो फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और कहीं ना कहीं राहत जो है वो जरूर युवाओं को मिलने वाली है। निश्चित तौर पर युवाओं को इसमें फायदा मिलने की संभावनाएं भी यहाँ से तेज हो गई है, लेकिन देखना होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। लेकिन तनु, जिस तरीके से इससे पहले चर्चाएं थी कि अगर जेडीयू इसका विरोध कर रही थी और वो एनडीए में शामिल है तो कहीं ना कहीं एनडीए को या फिर बीजेपी को समझौता करना पड़ेगा अपने मुद्दों में जिनको लेकर वो आगे बढ़ते आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि पार्टी या एनडीए को एक साथ ले जाने की कवायद है, उसके चलते ही जो उनकी बात है उनको सुना गया है और अब पूरा मंथन किया जा रहा है कौन सी कमियां दूर की जा सके। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही है कि जिस तरीके से अब एनडीए की सरकार है तो अब साफ तौर पर जो समझौते होंगे, जो भी बातें होंगी, जो भी विचार विमर्श होगा वो सहमति के साथ होगा। तो अब एनडीए सरकार को जो है वो एक साथ चलना होगा, क्योंकि पहले बीजेपी अपने जो है सिंगल फैसले लेती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बातों को रखती थी। लेकिन अब जिस तरीके से एनडीए का जो पूरा विचार विमर्श होगा वो इस बात पर होगा कि सब लोग क्या चाहते हैं, जो पूरा ग्रुप ऑफ मेंबर्स है वो क्या चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है उससे ये लग रहा है कि ये सबकी समूह जो है वो बैठेंगे और बातें करेंगे और एनडीए सरकार का इसको कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि जेडीयू जो है वो उसने भी ये मुद्दा उठाया था और विपक्ष तो ये मुद्दा उठा ही रहा है। लेकिन अगर इसमें किसी का फायदा होगा तो उन युवाओं का जो 4 साल तक सपना देखते थे ऋषभ, और उन्होंने उसके बाद उनके सपने उन्हें टूटते हुए दिखाई दिए कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा। लेकिन अब उन युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और प्रेजेंटेशन भी मुझे जहां तक लगता है वो उसमें सैलरी भी है जो इंक्रीमेंट की जाएगी और उनको लाभ पहुंचाने के लिए उसमें बहुत सारी स्कीम्स भी लाई जाएंगी। निश्चित तौर पर देखिए जो मुख्य कमियां थी जिसका विरोध हुआ था, मुझे लगता है वो तो यहाँ से कम उन पर बात बनेगी और जो युवाओं का आपने जिक्र किया उनको जरूर फायदा इससे मिलेगा। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा, सियासत भी गरमाई और विपक्ष जो आरोप लगाते आया है कि अगर समझौता करना पड़ रहा है तो एक समझौता और टीडीपी लगातार उठाती आई है कि 4% मुस्लिम आरक्षण दिया जाए, क्या उस पर भी आगे मंथन होगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। कल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी, जब परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता के साथ होता है, इसलिए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं एनटीए ने कोर्ट में कहा कि वे ग्रेस मार्क्स हटा रहा है और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था उनकी परीक्षा दोबारा ली जाएगी। जो परीक्षा नहीं देंगे उन्हें बिना ग्रेस वाला मार्क्स ही दिया जाएगा। एनटीए ने बताया कि 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है, इन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। एनटीए दोबारा होने वाली परीक्षा का परिणाम 30 जून तक जारी करेगा। 4 जून को एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। परीक्षा परिणाम आने के बाद से ही विवाद और बढ़ गया, क्योंकि इस विवाद के चलते 67 बच्चों को कुल अंक 720 मिले थे। यानी जितने ज्यादा अंक होते हैं, जितने का पेपर होता है, उतने ही अंक 67 बच्चों को दिखाई दिए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कई बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ग्रेस मार्क्स दिए जाने की वजह से कई बच्चे को मेरिट में थे, उन्हें एम्स और अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल सका। इधर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया है कि प्रक्रिया पारदर्शी होगी। हालांकि तमाम तरीके से विवाद इस पर बढ़ा, लेकिन अब एक बड़ा फैसला आया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, लगातार नीट परीक्षा में धांधली का मामला गर्माता जा रहा था और अब महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो भी ग्रेस मार्क्स बढ़ाए गए थे 1567 या 63 बच्चों का जो आंकड़ा था, अब उनकी परीक्षाएं दोबारा होंगी अगर वो चाहेंगे तो। लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एनटीए को जिस तरह नोटिस दिया था, अब 1563 बच्चों की जो है दोबारा से परीक्षा की जाएगी, जिसमें ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों को दिए गए थे ग्रेस मार्क्स हटाने की मांग लगातार की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लेते हुए ये निर्णय लिया है, लेकिन दोबारा परीक्षा ली जाएगी। हालांकि इसमें काउंसलिंग का जिक्र किया गया था, काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे अभी रोक लगाने के कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन फिलहाल 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी परीक्षा दोबारा की जाएगी और जो बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनको ग्रेस मार्क्स हटाकर ही नतीजे उसके दिए जाएंगे। विरोध कर रहे थे उनके लिए तो बड़ी राहत की खबर है। देखना महत्वपूर्ण होगा आगे क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि सुनवाई भी होना है, परीक्षा में हुई धांधली को लेकर भी सुनवाई 8 तारीख को होना है। कल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान यूपी के अलावा महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है, जहां उसे सहयोगी पार्टियों के समर्थन के बावजूद कोई खास फायदा नहीं हुआ। एनडीए की सहयोगी पार्टियों में शामिल एनसीपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, यानी अजित पवार की एनसीपी का प्रदर्शन खराब रहा। एनसीपी ने महज एक सीट ही जीती थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अजित पवार की एनसीपी से दूरी बना सकती है और बीजेपी अभी विचार कर रही है कि क्या उसका अजित पवार के साथ रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ना सही होगा या नहीं। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी का क्या डिसीजन लेती है। एनसीपी से गठबंधन के चलते आरएसएस भी अंदर खाने बीजेपी से नाराज थी, जिसका उदाहरण हाल ही में आरएसएस के मुखपत्र से देखने को मिला है। तो आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर लगातार महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से अजित पवार की एनसीपी का प्रदर्शन रहा लगातार, उसके बाद एनडीए में वो स्थान नहीं मिला उनको, क्योंकि जिस तरीके से पद भी उनको जो मंत्री पद दिया जाना था, कैबिनेट की मांग कर रहे थे, वो नहीं मिला। और अब लगातार चर्चा है कि तमाम तरीके से विधानसभा चुनाव अगर अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेगी, एनडीए में रहेगी नहीं रहेगी, तमाम तरीके के मतभेद भी सामने आ रहे हैं। और आरएसएस का मुखपत्र भी देखने को मिला था, जिसमें कहा गया था कि जिस तरीके से एनसीपी अजित के कार्यकर्ताओं के शामिल होने के बाद, एनसीपी के आने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोश में थे, तो इसका भी एक नुकसान हुआ है। फिलहाल कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? जी, जैसे हम पहले से बता रहे थे स्वदेश न्यूज पे कि लोकसभा चुनाव होने के बाद किसी की अस्तित्व खतरे में रह हो सकती है। 2-3 पार्टियां ऐसी है जो समाप्ति की ओर आएगी। तो देखिए, एनसीपी जब शरद पवार से अलग हुई थी तभी अनुमान लगाया जाएगा, जबकि बीजेपी को जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र के शीर्ष नेता जानबूझ के एनसीपी को अंदर किया कि लोकसभा चुनाव में हमें कोई फायदा होगा, लेकिन फायदा के लिए नुकसान हो गया और बैंक लग गई। तो वही आरएसएस प्रमुख ने भी ये बोला था कि जब हमारे पास पूर्ण बहुमत थी विधानसभा में, तो क्या जरूरत थी इनको लेने की, एनसीपी को, जब एक ना संजय के संग गवर्नमेंट बन रही थी और पूर्ण बहुमत के साथ चल रही थी। उसके बाद में एक और बढ़ाना अजित पवार को और उसके साथ समर्थन देना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ एनसीपी के साथ जुड़ने के बाद, क्योंकि एनसीपी हमेशा यूपी के संग लड़ती थी और विपक्ष की पार्टी थी, इतना हिंदुत्व की बात किया करते थे। तो ये जो पिछली पक्की थी उसका कहीं ना कहीं बैंक लगा बीजेपी को। तो उसका मंथन शुरू है कि यहाँ के जो शीर्ष नेता थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनका कुछ पत्थर लगाओ पहले भी अजित पवार के जनता के, एक दिन पहले एक बार अजित पवार को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, उप मुख्यमंत्री। तो पहले भी इसके लिए मुख्यमंत्री का बात है, वो रिजाइन लेना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस, अपनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। तो यही कहना है कि यहाँ के शीर्ष नेताओं को बैंक लगता जा रहा है, फिर भी आप उसका समर्थन ले रहे हैं। और आने वाले 2 से 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इस पर मंथन किया जा रहा है क्या कि इनके संग लड़ा जाए या न लड़ा जाए। और फिर उसके बाद जिस तरह से केंद्र सरकार की प्रस्ताव को ठुकरा दिया अजित पवार ने और प्रधानमंत्री नहीं लिया, तो उससे भी कहीं ना कहीं मतभेद चालू हो गए। और आने वाले टाइम में देखा जाएगा ऋषभ किस तरह से लोकसभा ये विधानसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए, विवाद अभी लगातार बना हुआ है, लेकिन क्या एनडीए को साथ छोड़ने से एनसीपी का नुकसान होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी भूमिका में कम से कम एनडीए की जो एनसीपी अजित पवार है वो दिखाई देती है। हालांकि वो पूरी पार्टी को लेकर एनडीए में आए थे, बड़ा मात्रा में जो उनकी पार्टी के विधायक थे, अधिकतर विधायक उनके साथ आए थे, लेकिन क्या मंथन से निकलेगा? क्योंकि तमाम चर्चाएं तो हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश तो करेगी कि किसी ना किसी तरीके से एनसीपी को मनाया जाए, लेकिन देखना मैं लोगों की तस्वीर आगे नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई है और तमाम सवालों के दौर में एनसीपी और बीजेपी के बीच में लगातार मतभेद देखने को मिल रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली घात बीजेपी को बेचैन कर रही है। केंद्र में मोदी 3 सरकार के गठन के बाद बीजेपी के जिम्मेदार अब यूपी में पार्टी के ग्राफ गिरने के कारणों की पड़ताल में जुटे हैं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने वोट में आई गिरावट को लेकर भी चर्चा की है। तय किया गया है कि बीजेपी के पक्ष में कम मतदान की जांच होगी और उसके लिए पार्टी के नेताओं की एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दरअसल यूपी के चुनाव परिणाम से बीजेपी के स्थानीय से लेकर शीर्ष नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब 9% कम वोट मिले हैं। इसका पता करने के लिए ही टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया गया। इसमें संगठन के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है और इसके लिए 60 से ज्यादा सदस्यों का चयन भी हो चुका है।
ये लोग सभी लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्रों में हार के कारणों का पता लगाएंगे, कारण जानेंगे क्या कुछ बड़े कारण रहे जिनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा, और साथ ही फोर्स के सदस्य गांव-गांव जाकर ये पता लगाएंगे कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले ओबीसी और दलितों में सेंध किस दल ने लगाई है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश में परिणामों में जो कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा उसको लेकर मंथन कर रही है, और अब ये मंथन और भी गहन हो गया है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के शीर्ष नेताओं से लेके जो स्थानीय नेता है उनकी टीम बनाई गई है, और वो टीम गांव-गांव जाएगी, घर घर जाएगी और ये पता लगाएगी कि क्या वजह रही कि उत्तर प्रदेश में इस हार का सामना करना पड़ा, जबकि कई मुद्दे उनके पास थे, तमाम तरीके से बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही थी। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए वाराणसी से हमारी सहयोगी अंतिमा सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अंतिमा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। जब जो उम्मीद का प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में मंथन किया जा रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ बड़े कारण रहे, क्यों उनकी आवाज जनता के बीच में नहीं पहुंची। राम मंदिर का मुद्दा था, तमाम मुद्दे थे, क्या कुछ रणनीति बीजेपी की यहां से दिखाई देगी? आज आपको बता दें कि बीजेपी की ये रणनीति है कि टास्क फोर्स टीम के माध्यम से ये पता लगाया जा सके कि यूपी में आखिरकार किन वजहों से जो है कि हार इतनी जबरदस्त जो है कि वोटों में कटौती मिली। और 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 9% जो है कि कटौती हुई है, जिसको लेकर के बीजेपी काफी बौखलाई हुई है और इसको लेकर एक टीम की गठन की गई है और उसके तहत वो जो है कि हर विधानसभा जो है कि क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर लोकसभा के विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पे पता करेंगे कि आखिरकार कौन सा ऐसा वजह है जिस वजह से बीजेपी में के वोटों में इतना भारी गिरावट देखने को मिली है। वैसे अपने स्तर पर अगर देखा जाए तो कुछ वजहें हैं जो कि मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिनके वजहों से जो है कि बीजेपी में के वोटों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है। किसान का मुद्दा कह लीजिए, क्योंकि किसान को उनके सही प्राइस उनके अन्न का नहीं मिल पाना, और साथ ही महंगाई का और बेरोजगारी, युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इन तमाम वजहों ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े बड़े कहीं ना कहीं यह मुद्दा के वजह से बीजेपी के वोटों में कटौती देखने को मिली है। और खासकर वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जो कि 2019 में उन्होंने 5.25 लाख वोटों से जीत हासिल किया था, और इस बार 2024 की बात की जाए तो मात्र 1.5 लाख वोटों से जो है कि जीत पाए हैं। एक एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला, कहीं ना कहीं यह पूरे यूपी में एक तरीके से शोर मच गया, क्योंकि अयोध्या एक बहुत बड़ा जो है कि जगह कह सकते हैं जहां उन्होंने राम मंदिर बनवाया। अयोध्या वासियों के तरफ से बहुत बड़ा झटका बीजेपी को देखने को मिला, सहने को मिला, जिसके बाद अयोध्या वासियों को लोग तमाम अपशब्द का उपयोग करने लगे, क्योंकि किस वजह से ऐसा देखने को मिला है। अगर अयोध्या की बात की जाए तो वहां पर लोगों का घर टूटना, बेवजह वहां पर लोगों को वहां से हटाना, लोगों की जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भारी वोटों की गिरावट देखने को मिली है। और इसी का पता लगाने के लिए बीजेपी अपने तरफ से प्रयास कर रही है, अपने टीमों को जो है कि विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में भेजेगी कि वहां पर आखिरकार क्या वजह रही जो कि ओबीसी से लेके जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको क्यों जो है कि क्या ऐसी कमियां आ पड़ी जिस वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जो है कि धक्का देखने को मिला है। अब ये जब वो सर्च करेंगे तो आखिरकार पता चल जाएगा। मगर जमीनी हकीकत और रिपोर्ट की बात की जाए, हमने भी काफी ग्राउंड रिपोर्ट किया, यहाँ की जनता से बात किया, तो ग्राउंड रिपोर्ट और जमीनी हकीकत को जाना, तो उसके बाद ये कुछ मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी के वोट में गिरावट देखने को मिली है। मगर अब यह बीजेपी की तरफ से उनको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पता तो ये सबको है, मगर वो अपने स्तर से पता लगाना चाहते हैं कि और भी क्या क्या निश्चित तौर पर देखिए बड़ा मंथन होगा, क्योंकि ना सिर्फ अयोध्या हारे हैं बल्कि चित्रकूट हारे हैं और काशी के भी आसपास की तमाम सीटें हारे हैं, और काशी में भी वोट बैंक कम हुआ है, 9% वोट बैंक कम हुआ है। तो वाकई में चिंतन का विषय तो है, देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी अपने आपको साइंटिफिक पार्टी कहती है, तो कितना कुछ साइंटिफिकली अब सॉल्यूशन निकलता है, क्या कुछ कारण निकलते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे पांचवी और आखिरी बड़ी खबर का, जहां राधा रानी पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। वृंदावन के संत इससे नाराज हैं। प्रेमानंद महाराज तो प्रदीप मिश्रा की बातों पर आग बबूला हो गए।
उन्होंने यहां तक कह दिया था कि तुझे नर्क जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने वृंदावन के संतों को सम्मान के साथ जवाब दिया है। साथ ही राधा रानी की मायके वाली बात पर अडिग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि राधा रानी मेरी मां है और मैं उनकी चरणों का सेवक हूं। कथावाचक पंडित मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग शिव पुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यास पीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उनसे मेरा वैर नहीं है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। खंडवा से हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, दो संतों में जुबानी जंग तेज हुई है और प्रेमानंद महाराज हो या फिर प्रदीप मिश्रा हो, देश के बड़े संत हैं, बड़ा नाम है, काफी प्रख्यात हैं। और जिस तरीके से खंडवा में प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है, आयोजन किया जा रहा है, तमाम बातों को लेकर, राधा रानी की जो कुछ प्रमाणों को लेकर दोनों में ठन चुकी है, क्या कुछ दोनों संतों का कहना है और मामला कितना आगे तूल पकड़ता नजर आ रहा है? जी ऋषभ जी, बिल्कुल जो पंडित प्रदीप मिश्रा की जो कथा है वो ओंकारेश्वर में यहाँ पर चल रही है और मैं कथा स्थल पर ही हूँ। कल जब यहाँ प्रसंग आया था कि जिस तरीके से राधा रानी को लेकर जो एक बयान पंडित प्रदीप मिश्रा का पुराने कथा स्थल का था, उसको लेकर जो है यूपी में जो वहाँ के महाराज है वो बड़े नाराज हुए, प्रेमानंद जी, और उन्होंने इसको लेकर जो है एक बड़ा बयान दिया। और उस बयान देने के बाद जो है मामला पूरी तरह से संतों के बीच में एक बड़ी भिड़ंतों को लेकर देखा गया। अब बात यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा कई दिनों से इस पर बोल नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर कथा स्थल पर उन्होंने व्यास पीठ से जवाब देते हुए कहा कि राधा रानी की आड़ में लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राधा रानी को लेकर उनका दिया गया वक्तव्य एक पुराण से लिया गया है, जिसका कि वे सब प्रमाण सभी संतों के सामने जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ जो है वक्तव्य उनका आने के बाद कुछ अभी उधर से प्रेमानंद जी की ओर से तो कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन जो संत है, उनके जो जितने भी भक्तगण हैं, जिनके अनुयायी है, वो इस बात को लेकर तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ पर लाखों लोगों की उपस्थिति में व्यास पीठ से जो जवाब दिया था, उस जवाब को लेकर भी यहाँ पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पूरे मामले को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा शीघ्र ही मीडिया के सामने भी आ सकते हैं और मीडिया को भी एक बयान जारी कर सकते हैं। फिलहाल वो कथा के दौरान जो व्यास पीठ है, वहीं से वो जो महाराज प्रेमानंद जी हैं, उनके पूरे सवालों का या फिर उन्होंने जिस तरह से उनके बारे में टिप्पणी की थी, तो उसका वो जवाब व्यास पीठ के माध्यम से ही दे रहे हैं ऋषभ जी। निश्चित तौर पर देखिए, कई प्रमाणों की बात उन्होंने कही और कहा कि कोई प्रमाण की अगर आवश्यकता भी है तो मैं हमेशा सीहोर में आ जाइए, चुनौती उन्होंने सीधे तौर पर दी। लेकिन सवाल ये कि दो प्रमुख संत हैं, दोनों अपने ज्ञान के लिए काफी मशहूर हैं, काफी बढ़िया वक्ता भी हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में इस तरह के शब्दों का उपयोग हो, इस तरह की बहस हो, तो कितना असर लोगों पर जाता है, जो उनके श्रद्धालु हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको लेकर भी तमाम अब सवाल हैं। हालांकि क्या तस्वीर आगे नजर आएगी, क्योंकि दोनों में जमकर बहस भी देखने को मिल रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह बहस है, आमने सामने बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।